Hello, students. Once again, I welcome you all on my YouTube channel. Till the day we have completed most parts of the microeconomic theory. For example, consumption, production, exchange, and distribution. Now we have to study welfare economics. Before starting this chapter, I would like to clear some queries of the subscribers. Students, most of you have asked me that whatever content we provide as in notes, it should be in English. Actually, more than 99% of the target group actually for whom this video is being recorded belongs to Hindi speaking areas and they prefer the content in Hindi. That's why technically it would not be permissible to provide the contents in English. That's why whatever notes is being provided will be available in only and only Hindi. I will try to explain the content as and when it is required in English to help those students who wants to appear the examination through English medium. Okay, so let us start. कल्याणवादी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स। सर्वप्रथम उपयोगितावादी अर्थशास्त्रियों ने अधिकतम लोगों को अधिकतम प्रसन्नता द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर के फार्मूले पर कल्याण की चर्चा की। परेटो ने सामान्य इष्टतम स्थितियों के आधार पर सामाजिक कल्याण को अधिकतम करने के प्रश्न पर विचार किया। नवप्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मार्शल तथा पीगू ने इसे अलग तरह से परिभाषित किया। कार्लटोन, साइटोस्की तथा हिक्स आदि अर्थशास्त्रियों ने मूल्य निर्णय से बचकर क्षतिपूरक सिद्धांत की सहायता से नए कल्याणवादी अर्थशास्त्र की नींव रखी, जबकि सैमुएल्सन, वर्गसन आदि अर्थशास्त्रियों ने मूल्य निर्णय का परित्याग किए बिना समाज कल्याण को विकसित किया। अब आप देखें तो बड़े ही संक्षेप में जितने भी कॉन्सेप्ट्स सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के हमारे पास अवेलेबल हैं और जिन जिन अर्थशास्त्रियों के द्वारा उन्हें प्रमोट किया गया है, उन्हें दे ऑल आर प्रेजेंटेड हियर इन समरी फॉर्म. You can say what is the gist of different principles given by different economists we have presented here. कल्याण अर्थशास्त्र क्या है? व्हाट इज वेलफेयर इकोनॉमिक्स? साइटवस्की के अनुसार कल्याण अर्थशास्त्र आर्थिक सिद्धांत के शरीर का वह भाग है जो प्रमुख रूप से नीति से संबंध रखता है। अतः यह एक आदर्शवादी अध्ययन है जो निर्णय तथा सुझाव से संबंध रखता है। Clearly speaking, when you talk about welfare economics, it means it is that part of economics which deals with ethical issues. इस संदर्भ में डॉक्टर जे.टी. ग्राफ ने स्पष्ट किया कि ऐसी परिकल्पनाओं को निर्धारित करना कठिन है जिससे कल्याण निर्धारित होता है। उनके अनुसार यथार्थ को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, पकवान खाकर इसके सुख का एहसास किया जा सकता है, लेकिन दूसरी ओर कल्याण केक खाने में इतना सख्त है कि
कि उसे उसके पहले इसके उपकरणों के गुणों की जांच करनी चाहिए। सामान्य कल्याण और आर्थिक कल्याण। सामान्य कल्याण से अभिप्राय सभी आर्थिक तथा गैर आर्थिक वस्तुओं तथा सेवाओं से है जो किसी समाज में रह रहे व्यक्तियों की उपयोगिताओं को संतुष्टि प्रदान करते हैं। और पीयू के अनुसार आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। देखिए, बहुत क्लियर कट हमको अपने दिमाग में यह बात रखनी चाहिए कि हम शुद्ध रूप से इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एंड वी शुड बी क्लियर इन आवर माइंड दैट व्हेन वी टॉक अबाउट वेलफेयर we are talking about that type of satisfaction which we derive actually from the consumption of physical goods and services. It means we are talking about material welfare and which is related to the material requisites of well-being. ये बिल्कुल ही जब हम इकोनॉमिक वेलफेयर की बात कर रहे हों तो हमें बिल्कुल ही वेलफेयर की उस अवधारणा पर विचार नहीं करना चाहिए जिसका संबंध नॉन इकोनॉमिक है। कहने का मतलब जिसका संबंध स्पिरिचुअल है, जिसका संबंध आध्यात्मिक है। हम उस सुख की बात, उस आनंद की बात या उस मोक्ष की बात, उस मुक्ति की बात, उस भक्ति की बात, उस एहसास की बात हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि हम लौकिक जगत की बात कर रहे हैं शुद्ध रूप से और भौतिक स्थितियों की व्याख्या कर रहे हैं। इसे पीगू के अनुसार आर्थिक कल्याण सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा के मापदंड से संबंधित किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में आप ये कह सकते हैं कि दैट पार्ट ऑफ welfare which can be measured in terms of money is known as economic welfare. आर्थिक कल्याण हम उसको कहते हैं, सामान्य कल्याण के उस भाग को जिसको हम मुद्रा रूपी पैमाने से माप सकते हैं या which can be represented in terms of money, या उस रूप में उसे हम व्यक्त कर सकते हैं। रॉबर्टसन के अनुसार कल्याण की धारणा कई मानसिक स्थितियों का समावेश करती है, इसलिए आर्थिक तथा सामान्य कल्याण में भेद करते हुए पीगू के मत को स्वीकार किया गया। रॉबर्टसन आर्थिक कल्याण के स्थान पर इकोफेयर शब्द का प्रयोग करना अधिक अच्छा समझता है। इकोनॉमिक से इक और वेलफेयर से फेयर को मिला करके इकोफेयर शब्द का प्रयोग आर्थिक कल्याण के लिए प्रयुक्त किया गया, जो रिलेटिवली बेहतर समझा जाता है। दूसरी ओर गोल्डिंग आर्थिक कल्याण को विनिमय योग्य वस्तुओं और सेवाओं के अवसर लागत के रूप में परिभाषित करता है। देखिए, दो तीन चीज़ें यहाँ बड़ी क्लियर हैं। विनिमय योग्य वस्तुओं का मतलब है टेंजिबल, वी आर टॉकिंग अबाउट टेंजिबल गुड्स। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मटीरियल गुड्स, और उन ऐसी वस्तुओं के एक्सचेंज से जो हमको सेटिस्फैक्शन मिलता है उसकी बात की जा रही है। और अवसर लागत क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइस अल्टरनेटिव, तो त्यागे गए विकल्प की कीमत को हम अवसर लागत कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर सपोज करिए कि आपके पास केवल 50 रुपया है और आपके सामने दो विकल्प हैं कि 50 रुपये में आप एक पेन खरीदें या 50 रुपये में आप एक नोटबुक खरीदें। तो अगर आप पेन खरीद लेते हैं तो आप नोटबुक का त्याग करते हैं, अगर आप नोटबुक खरीद लेते हैं तो आप पेन का त्याग करते हैं। तो अगर आप पेन खरीदते हैं तो पेन की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नोटबुक हुई, और अगर आप नोटबुक खरीदते हैं तो नोटबुक की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पेन हुई। इन सभी विचारधाराओं से स्पष्ट होता है कि अर्थशास्त्री पीगू के आर्थिक विचार से किसी न किसी रूप से सहमत हैं। इस प्रकार डॉक्टर मिक्सन चुनाव विस्तार सूचक का सुझाव देते हैं, परंतु व्यक्ति की भांति समाज का मन या चेतना नहीं है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न रूप में सोचता और कार्य करता है, इसलिए समाज का कोई चुनाव विस्तार सूचक समाज कल्याण को प्रकट नहीं करता।
अर्थात समाज कल्याण व्यक्तियों की उपयोगिताओं एवं संतुष्टियों का समष्टीकरण है। समाज कल्याण के माप के संबंध में दो धारणाएं हैं। इसमें से प्रथम परेटो सुधार से संबंधित है। यहाँ एक दो बातें आपको स्पष्ट जान लेनी चाहिए कि जब हम कल्याण की बात करते हैं तो कल्याण के विस्तार को हम इनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेस के रूप में भी डिफाइन करते हैं। जैसे आपको बताएं एक उदाहरण कि अगर आप बाज़ार में जाते हैं और दुकान में सिर्फ एक अपट्रॉन की ब्लैक एंड वाइट टीवी रखी हुई है, एंड इफ़ यू वांट टू परचेज ए टीवी, इट मीन्स यू डोंट हैव मोर ऑप्शंस, यू हैव ओनली वन ऑप्शन. You can say that you have a compulsion to buy that particular television. लेकिन अगर ठीक उसी जगह आप दुकान में जाते हैं और दुकान में बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, अपट्रॉन की टीवी ब्लैक एंड वाइट भी है, कलर्ड भी है, सोनी की भी है, सैमसंग की भी है, नेशनल पैनासोनिक की भी है, वीडियोकॉन की भी है, बहुत सारी टीवी है, ब्लैक एंड वाइट है, डिफरेंट मॉडल्स के हैं, डिफरेंट साइजेस के हैं, डिफरेंट क्वालिटी के हैं. So now you have so many options and you can choose the best one, and definitely it will increase your satisfaction level, or you can say your economic welfare. तो अगर enlargement of choices हैं, बहुत सारे options आपके पास हैं, तो इसका मतलब development also can be defined in the form of enlargement of choices. For example, you have only one choice, bullock cart, to move from one place to another. It means you are not developed. But now you have so many options. You can move from one place to another place by using your bike, by using your car, by using different types of public conveyance, roadways, railways, एरोप्लेन्स. तो इट मीन्स नाउ यू आर डेवलप्ड. तो एलार्जमेंट जितनी ज़्यादा चॉइसेस की हैं, लेकिन अब ये हम इन केस ऑफ इंडिविजुअल वी कैन डिफाइन इकोनॉमिक वेलफेयर इन द फॉर्म ऑफ एनलार्जमेंट ऑफ चॉइसेस, बट इन केस ऑफ सोसाइटी यू कैन नॉट डिफाइन society's economic welfare in terms of enlargement of choices, because society does not have any choice. क्योंकि समाज का कोई चुनाव नहीं होता है कि उसको आप विस्तार करके जान जाएंगे कि कल्याण बढ़ा. इसलिए इंडिविजुअल सेटिस्फैक्शंस के एडिशन को या समेशन को या उनके समष्टीकरण को ही हम सामाजिक कल्याण के रूप में परिभाषित करते हैं. ऐसे हम कल्याण के संबंध में दो धारणाएं हैं, जिसमें प्रथम हम परेटो सुधार से संबंधित है. परेटो उन्नति या परेटो सुधार, इसको आप परेटो इम्प्रूवमेंट के नाम से जान सकते हैं. समाज कल्याण उस समय बढ़ता है जब किसी भी व्यक्ति की स्थिति पहले से बुरी हुए बिना समाज की स्थिति पहले से अच्छी हो जाए. सीधी सी बात है कि मान लीजिए कि समाज में 5 लोग हैं, सबकी आय 10-10 रुपये पहले से है. अब अगर किसी की आय 20 रुपया हो जाती है लेकिन बाकी लोगों की आय 10-10 बनी रहती है, तो समाज की कुल आय जो पहले 50 रुपये थी वह अब बढ़ कर के 60 रुपये हो गई. इसका मतलब यह है कि जो सोशल वेलफेयर का लेवल है इट हैज़ बीन इंक्रीज. वो 50 रुपये से बढ़ कर के 60 रुपये हो गए. समाज कल्याण उस समय भी बढ़ता है जब कल्याण का वितरण पहले से किसी रूप में अच्छा हो जाए. देखिए, सोशल वेलफेयर बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका होता है कि समाज में आय और धन के वितरण की असमानता को कम करना, इनइक्वालिटी को रिमूव करना या रिड्यूस करना, या इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को इस्टेब्लिश करना. तो अगर असमान वितरण बहुत ज़्यादा है तो हम सिर्फ वितरण भी ठीक करके सोशल वेलफेयर को बढ़ा सकते हैं. डॉक्टर ग्राफ ने एक और धारणा का उद्भव किया जिसे पैतृक धारणा की संज्ञा दी. एक राज्य या पैतृक सत्ता अपने ही विचार के अनुसार समाज कल्याण को अधिकतम बनाती है और व्यक्तियों के विचारों पर कोई ध्यान नहीं देती है. ये देखिए, इकोनॉमिक्स में इस कॉन्सेप्ट को अगर आप थोड़ा जनरलाइज करें तो यू विल फाइंड दिस कॉन्सेप्ट in the society at a very large scale.
जहाँ तक पैतृक कल्याण की बात है, तो जो भी आपका गार्जियन होता है, आपका बड़ा होता है, आपका केयर टेकर होता है, वो हमेशा यह सोचता है कि वह जो सोच रहा है आपके बारे में वह हमेशा सर्वोत्तम है, और जो वह कह रहा है यू हैव टू फॉलो इट। इफ़ यू फॉलो यू आर ओबीडियंट, इफ़ यू डोंट फॉलो यू आर डिसओबीडियंट। तो अब सवाल यह है कि जो मैं कह रहा हूँ वो मेरे कहने का जो पर्सपेक्टिव है, मेरे देखने का जो नज़रिया है, मेरा जो लेवल ऑफ एक्सपीरियंस है, मेरी जो सोशियो इकोनॉमिक और एजुकेशनल बैकग्राउंड है, मैं उसी के इर्द गिर्द अपनी राय बना सकता हूँ, कायम कर सकता हूँ, और उसी को मैं जान सकता हूँ। लेकिन फिर भी मैं बीइंग ए गार्जियन ये समझता हूँ कि आई एम द बेस्ट डिसीजन मेकर इन केस ऑफ माई डिपेंडेंट। तो इस तरह से मैं ही तय करता हूँ, जैसे मैं ही कहता हूँ कि तुम्हें इतने बजे उठना है, तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, ये सब कुछ मैं तय करता हूँ। यद्यपि मेरा उद्देश्य अपने डिपेंडेंट के हित को अधिकतम करना है, और मैं ये समझता हूँ कि ऐसा करने से ही उसका हित अधिकतम होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसे हम तानाशाही का स्वरूप मानते हैं, इसलिए यह प्रजातांत्रिक व्यवस्था से मेल नहीं खाता है। मूल्य निर्णय, आर्थिक विकास तेज होना चाहिए। देखिए, अब डिसीजन मेकिंग क्या होती है, वैल्यू जजमेंट क्या होता है, ये बात आपको जान लेनी चाहिए। व्हाट इज वैल्यू जजमेंट, जिसको हम एथिक्स कहते हैं। व्हेन यू टॉक अबाउट व्हाट आर टू बी, जैसे ही आप यह सेंटेंस यूज करते हैं कि व्हाट आर टू बी, एट द सेम टाइम इट मीन्स यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू जजमेंट। जैसे आर्थिक विकास तेज होना चाहिए, आय की विषमताओं को कम करने की ज़रूरत है, इस प्रकार के सभी वक्तव्य मूल्य निर्णय होते हैं। अर्थात ऐसे सभी नैतिक निर्णय जो सिफारिशी हैं तथा मनवाने का प्रयत्न करते हैं, मूल्य निर्णय होते हैं। मूल्य निर्णय से तात्पर्य ऐसे तत्वों से है जो क्या होना चाहिए से संबंध रखते हैं, ठीक है। और हमेशा व्हाट आर टू बी का मतलब होता है, वो सीधी सी बात है, व्हाट आर टू बी भी इट इज़ नॉट एन यूनिवर्सल फैक्ट, इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द society's norm, on the level of education, on the level of scientific temper, on different issues। जो चीज़ आज आप कहते हैं कि ये होना चाहिए, हो सकता है कि कल वही होना चाहिए बदल जाए। जैसे बहुत छोटी सी बात आपसे बताएं कि किसी देश काल परिस्थिति में जब बाल विवाह फैशन में था, तो देर में शादी करने वालों के लिए कहा जाता था कि यह नहीं होना चाहिए, यह गलत है। तो उस समय कम उम्र में शादी होना चाहिए, वास्तव में यह स्वीकार्य था। लेकिन आज की डेट में अब एक समय के बाद ही शादी होनी चाहिए, यह सामाजिक रूप से स्वीकार्य है। इसका मतलब शादी की उम्र क्या होनी चाहिए यह भी यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। चाहिए समय देश काल और परिस्थिति के साथ बदलता रहता है। बहुत सारी चीज़ें जो कल नहीं होनी चाहिए थी आज वह होनी चाहिए, चाहे उसे आप डेवलपमेंट के नाम पर स्वीकार करें, चाहे उसे आप मॉडर्निटी के नाम पर स्वीकार करें, चाहे उसे आप पढ़ा लिखा होने के नाम पर स्वीकार करें, चाहे आप उसको वैज्ञानिक रूप में स्वीकार करें, लेकिन वह परिस्थिति बदलती रहती है। यथार्थ अर्थशास्त्र का कल्याण अर्थ तथा कल्याण अर्थशास्त्र। यथार्थ अर्थशास्त्र क्या है, जिसको आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील्स विद व्हाट इज़, क्या है, वो जो है, जैसे है, अच्छा है, बुरा है, सही है, गलत है, वो एज इट इज़ प्रेजेंट कर देता है, और उसके बारे में कुछ भी अपना कोई मत शामिल नहीं करता है, यह वास्तविक घटनाओं का अध्ययन करता है। दूसरी ओर कल्याण अर्थशास्त्र वह आदर्शवादी अध्ययन करता है तथा यह क्या होना चाहिए से संबंधित है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र का संबंध निर्णय तथा उपचार से है,
जब भी आप क्या होना चाहिए की बात करेंगे, जब भी आप रिकमेंड करेंगे, जब आप पॉलिसी सजेस्ट करेंगे, जब आप कोई रेमेडी प्रिस्क्राइब करेंगे, तब आप इसका मतलब कि आप कल्याणवादी अर्थशास्त्र या आदर्शवादी अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं। आपने पीछे भी देखा है कि जहाँ तक आदर्शवादी अर्थशास्त्र की बात है तो वास्तव में इकोनॉमिक्स, जैसे गांधी जी ने कहा कि अगर इसके आदर्शवादी पहलू को हटा दिया जाए तो ये इकोनॉमिक्स बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे हाड़मांस के शरीर से आत्मा निकाल दी जाए। और वैसे भी इकोनॉमिक्स बीइंग ए सोशल साइंस और बीइंग ए सोशल साइंस व्हेन इट डील्स विथ सोशल एनिमल मीन्स ह्यूमन बीइंग, तो ह्यूमन बीइंग लॉजिकल होने के साथ साथ सेंटिमेंटल भी होता है। क्या है से ज़्यादा उसका फोकस क्या होना चाहिए पर होता है, वह नैतिकता, ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा, परोपकार, दया, करुणा, ममता, त्याग, साहचर्य, भाईचारा, अपनापन, इन सारे तमाम सामाजिक वास्तविक मूल्यों से अधिक जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि यही सब उसे एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करते हैं और यही सब वो मानदंड भी हैं जिससे आप किसी व्यक्ति को अच्छा या बुरा कहते हैं समाज में। उसकी आर्थिक क्रियाओं से, उसकी आर्थिक संपन्नता से, उसके भौतिक जगत की उपलब्धियों से आप किसी को अच्छा और बुरा नहीं कहते हैं। अच्छा बुरा कहने के लिए अभौतिक तत्वों का ही उसके अंदर पाया जाना अनिवार्य है। इसलिए हम इकोनॉमिक्स में अभौतिक तत्वों की उपेक्षा करके इकोनॉमिक्स को सही रूप में समाज के सामने प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। साइटोस्की के अनुसार कल्याण अर्थशास्त्र आर्थिक स्थिति का वह भाग है जिसका संबंध नीति शास्त्र से है। इसका मतलब कि जो इकोनॉमिक वेलफेयर है यह इसका संबंध एथिक्स से है। जब कभी भी अर्थशास्त्री नीति की सिफारिश करता है, उदाहरण स्वरूप जब वह पूर्ण रोजगार का समर्थन करता है या आर्थिक मामलों में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध करता है, तो वह कल्याण से संबंधित होता है। अतः यथार्थ अर्थशास्त्र का काम व्याख्या करना, जबकि कल्याण अर्थशास्त्र का काम सुझाव एवं उपचार देना। मैंने आपसे पीछे बताया कि इन केस ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स यू डील विथ व्हाट इज, इट मीन्स यू जस्ट एक्सप्लेन द सिचुएशन। लेकिन जब आप नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं देन यू सजेस्ट समथिंग और यू एडवाइज समथिंग। आप कुछ सुझाव भी देते हैं, आप कुछ सलाह देते हैं, जबकि कल्याणवादी अर्थशास्त्र का काम सुझाव और उपचार देना है। पिगू अर्थशास्त्र को केवल ज्ञानदायक ही नहीं बल्कि फलदायक भी मानता है। कहते हैं केवल ये लाइट बियरिंग नहीं होना चाहिए, ये फ्रूट बियरिंग भी होना चाहिए। प्रोफेसर बोल्टिंग का यथार्थ तथा कल्याणवादी अर्थशास्त्र के बारे में यह मत है कि अर्थशास्त्र के बारे में यह मत है कि रॉबिन्स कल्याण के अध्ययन को अर्थशास्त्र से क्षीणता दिखाई देता है, क्योंकि कल्याण स्वयं में एक ध्येय, एक उद्देश्य है। जैसे रॉबिन्स ने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में वास्तव में व्हाट इज को ही एनालाइज किया और उन्होंने एक तरह से कल्याणवादी या आदर्शवादी अर्थशास्त्र की पूरी तरह से उपेक्षा की, जबकि वेलफेयर इन इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक्स। कल्याण में वृद्धि करना अपने आप में अर्थशास्त्र का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन वो इसलिए कहता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट आर टू बी पर अगर हम फोकस करते हैं तो व्हाट आर टू बी इतना डिस्प्यूटेड है और इकोनॉमिक्स एक इमर्जिंग साइंस है, और अगर इसमें हम क्या होना चाहिए कि विवाद में पड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से इसका विकास अवरुद्ध हो जाएगा। जैसे आपको एक एग्जाम्पल बताएं हम क्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपसे कहूँ कि बच्चों ऐसा है कि हम कल तुम्हारा एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाना चाहते हैं और तुम्हें 9 बजे आना है। अगर हम बात को यहीं समाप्त कर दें तो सुबह 9 बजे कुछ बच्चे आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, लेकिन जो आएंगे क्लास चलेगी। इसका मतलब कि उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अब ठीक इसके अपोजिट अगर हम कहें बच्चों मैं कल तुम्हारी क्लास लेना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, तो तुम ऐसा करो कि क्या ठीक रहेगा, कितने बजे से क्लास लिया जाए तो ठीक रहेगा, 9 बजे कैसा रहेगा। तब तक तुम में से कोई खड़ा हुआ, कहा सर 9 बजे तो मेरी स्पीकिंग की क्लास है, सर 10 बजे कर देते हो ठीक है। मैं कहा चलो अच्छा ठीक है 10 बजे कर देते हैं। तो कहा सर कल छुट्टी है तो 10 बजे से तो मेरा यहाँ एंगेजमेंट है सर, अगर आप 11 बजे कर देते।
तो मैंने कहा चलो ठीक है 11 बजे कर देते हैं। फिर 11 बजे किसी दूसरे को समस्या आ गई और अंत में मैं ये कहता हूँ अच्छा छोड़ो चलो क्लास में ही कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा दिया करेंगे, बढ़ा करके छुट्टी के दिन बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आप लोगों का ओपिनियन सीख करते हैं और जैसे ही आप क्या होना चाहिए पर फोकस करते हैं, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास आ जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं और हो सकता है कि आप उस कार्य को संपन्न ना करें। और यही बात रॉबिन्स कहता था, जिसके लिए उसने पॉजिटिव इकोनॉमिक्स को ही इकोनॉमिक्स के अध्ययन के लिए इम्पोर्टेंट बताया और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को उसने इग्नोर किया। आप यहाँ देखें मेंटल स्टेटस, स्पिरिचुअलिटी, ये देखिए वांटलेसनेस कंडीशन, हैप्पीनेस, इकफेयर या नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर, और मटेरियलिज्म, सेटिस्फैक्शन ऑफ वेलफेयर, अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वेलफेयर। आप ये देखें ये दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाई गई है। आपका मेंटल स्टेटस जो है और मटेरियलिज्म के साथ। पीयू का कल्याण, अर्थशास्त्र और बहिर्भाव। ठीक है, इकोनॉमिक्स एंड एक्सटर्नलिटीज़। जब हम बहिर्भाव की बात करते हैं इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नलिटीज़। एक्सटर्नलिटीज़ क्या होती हैं? दे आर ऑफ टू टाइप्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। अब एक्सटर्नल में क्या होती हैं? एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ भी होती हैं, एक्सटर्नल डिस इकोनॉमीज़ भी होती हैं, बाह्य मितव्ययताएँ भी होती हैं और बाह्य अमितव्ययताएँ भी होती हैं। इंटरनल में इंटरनल इकोनॉमीज़ होती हैं, इंटरनल डिस इकोनॉमीज़ होती हैं। अब प्राइवेट कास्ट भी होती है, प्राइवेट बेनिफिट भी होता है, सोशल कास्ट भी होती है, सोशल बेनिफिट भी होती है। इतने सारे कॉन्सेप्ट यू शुड कीप इन योर माइंड टू अंडरस्टैंड द फर्दर एक्सप्लेनेशन। अब देखो प्राइवेट कास्ट अगर ग्रेटर दैन सोशल कास्ट है, सामाजिक लागत से अगर प्राइवेट कास्ट ज़्यादा है तो इसका मतलब कि जो डिस इकोनॉमीज़ हैं वो कम होंगी। अगर सोशल कास्ट ज़्यादा है प्राइवेट कास्ट से तो डिस इकोनॉमी ज़्यादा होंगी। प्राइवेट बेनिफिट अगर ज़्यादा है सोशल बेनिफिट से तब इकोनॉमीज़ कम होंगी, और प्राइवेट बेनिफिट अगर सोशल बेनिफिट अगर ज़्यादा है प्राइवेट बेनिफिट से तब इकोनॉमीज़ ज़्यादा होंगी। तो प्राइवेट बेनिफिट और अगर सोशल बेनिफिट बराबर है तब इसे हम ऑप्टिमम कहते हैं, परफेक्ट कॉम्पिटिशन। पीगू का कल्याण अर्थशास्त्र और बहिर्भाव। कल्याण अर्थशास्त्र में प्रथम मानक पुस्तक पीगू की है जिसका नाम है द इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर। लिटिल के अनुसार कल्याण अर्थशास्त्र पीगू से प्रारंभ हुआ। इससे पहले हमारे पास आनंद अर्थशास्त्र था और उससे भी पहले धन अर्थशास्त्र था। सुविधा के लिए पीगू के कल्याण अर्थशास्त्र को 3 भागों में बांट सकते हैं: कल्याण की धारणा, कल्याण की दशाएं, सीमांत निजी और सीमांत सामाजिक लागतों एवं प्रतिफलों में विचलनों का विश्लेषण। अब सेंटेंस थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। प्राइवेट कास्ट प्राइवेट बेनिफिट, सोशल कास्ट सोशल बेनिफिट, उसी को हमने मार्जिनल टर्म में व्यक्त कर दिया। तो उसका एक दूसरे से डिविएशन कैसा है, जैसे मार्जिनल सोशल बेनिफिट, मार्जिनल सोशल कास्ट, प्राइवेट मार्जिनल बेनिफिट, प्राइवेट मार्जिनल कास्ट। तो इन सब के बीच का डिविएशन कैसा है उसकी व्याख्या। कल्याण की धारणा, चूँकि सामान्य कल्याण एक बहुत विकसित, जटिल या अव्यवहारिक धारणा है, इसलिए पीगू अपने अध्ययन की सीमा को आर्थिक कल्याण तक ही सीमित करता है। उसके अनुसार आर्थिक कल्याण सामाजिक अथवा सामान्य कल्याण का वह भाग है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मुद्रा रूपी मापदंड से संबद्ध किया जा सकता है। देखिए, अध्ययन को थोड़ा वैज्ञानिक बनाने के लिए हमारे पास जो मेजरिंग रॉड होना चाहिए वो बहुत स्ट्रांग और बहुत ऑथेंटिक और आइडेंटिकल होना चाहिए।
जब भी हम कल्याण शब्द की बात करते हैं, इसको आप वेलफेयर कहते हैं या इसको आप सेटिस्फैक्शन कहते हैं, या आप एक तरह से आप अगर देखें भौतिक रूप में भी अगर आप देखें, हम भौतिक प्रसन्नता की ही बात करें तो भौतिक रूप में भी बहुत प्रसन्नता को बहुत रूप में डिफाइन किया जा सकता है। ठीक है, जैसे किसी को 10,000 रुपये में फ्रीज खरीदने में बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन दूसरे को 10,000 रुपया किसी को इलाज कराने के लिए दे देने में प्रसन्नता हो रही है। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप कैसे माप पाएंगे कि किसी को कुछ भी न करने में प्रसन्नता हो रही है, बैंक में पैसा जमा कर देने से ही। तो बहुत ये बिल्कुल ही पर्सनल एक तरह से फीलिंग है, इसलिए जनरल वेलफेयर को आप सेम प्लेटफॉर्म पर कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए उसने ये कहा कि बेहतर यह है कि जिसको हम मुद्रा रूपी पैमाने में व्यक्त कर सकते हों उसी को हम आर्थिक कल्याण में शामिल करें। कल्याण की दशाएं। पीगू कल्याण तथा राष्ट्रीय आय को एक साथ देखता है और इसे अधिकतम करने के लिए 2 दशाएं निश्चित करता है। जब आय का वितरण तथा रुचि दी हुई होने पर राष्ट्रीय आय बढ़ जाए तो कल्याण बढ़ जाएगा। वास्तव में सीधे कोरिलेट किया, आय बढ़ी तो पैसा बढ़ गया, तो इसका मतलब कि अब उसके द्वारा भौतिक सुख सुविधाओं को खरीदने की क्षमता बढ़ गई और उसका कल्याण बढ़ गया। Now there is positive correlation in between income and welfare, you can say in short. आय के स्थिर रहने पर राष्ट्रीय आय का वितरण भी यदि अमीरों से गरीबों की तरफ हो जाए तो भी कल्याण बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि जो इनइक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है, अगर इसको भी रिड्यूस कर दिया जाए तो भी आर्थिक कल्याण बढ़ जाएगा, यद्यपि राष्ट्रीय आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कल्याण की यह दशा पीगू की दोहरी धारणाओं संतुष्टि के समान क्षमता, इक्वल कैपेसिटी फॉर सेटिस्फैक्शन तथा आय की ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम पर आधारित है। आर्थिक समानता ही कल्याण को अधिकतम करती है। भी एक लाइन बड़ी क्लियर है कि इकोनॉमिक इक्वालिटी is actually responsible for the increase in economic welfare. पीगू की दशाओं की मान्यताएं। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यष्टि प्राप्त होने वाली संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। यह मान्यता है कि वैयक्तिक अभ्यंतर, जिसको आप इंट्रापर्सनल और अंतः वैयक्तिक इंटरपर्सनल रूप में संतुष्टियां तुलना योग्य हैं। यही इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप कहते हैं, जब तक आप उपयोगिता को हर तरह से मापने की मान्यता स्वीकार नहीं कर सकते, इसका मतलब हम खुद अपनी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं से मिलने वाली उपयोगिता को कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे हमको फ्रिज का इस्तेमाल करने में, आम खाने में, रेडियो से गाना सुनने में, लोगों की मदद करने में, हमें खुद जो अलग अलग कार्यों से उपयोगिता प्राप्त हो रही है हम इसे भी जोड़ सकते हैं, और हम दूसरे व्यक्ति विभिन्न कार्यों से जो उपयोगिता प्राप्त कर रहे हैं वो 2 व्यक्तियों की उपयोगिताएं भी जोड़ी जा सकती हैं। क्योंकि अगर आप 2 व्यक्तियों की नहीं जोड़ सकते हैं तो देन यू कैनॉट कैलकुलेट द इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, बिकॉज इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑफ द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ द सोसाइटी। तो आपको अगर व्यक्तिगत लेवल पर उपयोगिताओं को जोड़ने का कोई विकल्प विद्यमान नहीं है तो आप सोसाइटी की वेलफेयर को कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये मान लिया गया कि इन्हें हम जोड़ सकते हैं। ठीक है। अतिरिक्त आय से प्राप्त होने वाली उपयोगिता में एक गरीब व्यक्ति को लाभ अमीर व्यक्ति की हानि से अधिक होगी। संतुष्टि के लिए समान क्षमता की मान्यता, इसका अभिप्राय यह है कि समान वास्तविक आय से समान संतुष्टि प्राप्त होती है। यही बात है कि बिल्कुल क्लियर कट ये मान लिया गया है कि अगर 100 रुपये आपके पास है और 100 रुपये मेरे पास है तो इसका मतलब बहुत साफ साफ है कि दोनों का जो वेलफेयर लेवल है वो बिल्कुल समान है। ठीक है। आलोचना है, यद्यपि पीगू की इकोनॉमिक्स, अब लेकिन आप इसको अगर डिटेल में जाना चाहेंगे तो फिर प्रॉब्लम है,
100 रुपया आपके पास भी है और 100 रुपया मेरे पास भी है। कहने के लिए तो दोनों का वेलफेयर एक समान है, इसका मतलब दोनों का संतोष और असंतोष एक बराबर है। लेकिन अगर दोनों के माइंडसेट में यह अंतर है, जिसके पास 100 है उसे लगता है कि अरे अब तो बहुत मिल गया, और दूसरे के पास जिसके पास 100 है उसको लगता है कि अरे 100 रुपये से क्या होगा। तो ऐसी स्थिति में दोनों के वेलफेयर लेवल में ज़मीन आसमान का डिफरेंस होगा। बराबर होने की तो बात छोड़ दीजिए ना, लेकिन यह मान लिया गया है कि ऐसा नहीं है। ठीक है, आलोचनाएं। यद्यपि पिगू की इकोनॉमिक्स और वेलफेयर कल्याण अर्थशास्त्र का प्रथम सुस्पष्ट विश्लेषण है, फिर भी इसकी कल्याण दशाओं की आलोचना की जाती है। पिगू ने अपने विश्लेषण में अधिकतम की धारणा को स्पष्ट नहीं किया। अर्थशास्त्री कल्याण की गणनावाचक माप से सहमत नहीं है। वास्तव में अब अधिकतम कल्याण की स्थिति जो है, कोई अधिकतम क्या है, क्योंकि मैक्सिमम तो कुछ होता ही नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ और अधिक होने का स्कोप बना रहता है। तो ऐसे में अधिकतम को डिफाइन नहीं किया गया। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो कार्डिनल अप्रोच है, जैसे उपयोगिता एक व्यक्तिनिष्ठ मनोवैज्ञानिक अवधारणा है, ये हम सब पढ़ चुके हैं पिछली कक्षाओं में, कि इसे हम महसूस कर सकते हैं बट इट कैन नॉट बी क्वान्टिफाइड। तो हम जिसको हम क्वान्टिफाई कर ही नहीं सकते हैं, जिसको हम मात्रा दे ही नहीं सकते हैं, फिर हम उसका योग कैसे कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो डिफरेंट आइटम से मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है, जो यूटिलिटी है, उसको आप कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे गाना सुनने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है और फ्रिज खरीदने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, दोनों तो अलग नेचर की है, इनको हम कैसे जोड़ सकते हैं। या दो व्यक्तियों की उपयोगिताएं भी, दोनों का स्टेट ऑफ माइंड डिफरेंट है, दोनों की सोच अलग है, दोनों, तो उनको भी अलग अलग लोगों को मिलने वाली उपयोगिताओं को जोड़ना संभव नहीं हो पाता है। ये कल्याण को राष्ट्रीय आय से संबद्ध किया गया, जबकि राष्ट्रीय आय की गणना इतनी सरल नहीं, इसलिए वर्तमान अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय के स्थान पर चुनाव के आधार पर कल्याण को मापते हैं। अच्छा, यह कहा कि राष्ट्रीय आय बढ़ गई तो वेलफेयर बढ़ गया। अब राष्ट्रीय आय ही कैलकुलेट करना अपने आप में एक बहुत टीडियस जॉब है। आपने देखा है नेशनल इनकम अकाउंटिंग में एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जिससे कि उसकी ऑथेंटिसिटी हमेशा डाउटफुल रहती है। बहुत सारे सेक्टर्स उसमें इन्वॉल्व भी नहीं होते, बहुत सारी कैलकुलेशन एक्टिविटीज़ हैं जो इकोनॉमिक, जो मॉनेटरी इश्यूज से संबंधित नहीं होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो प्रोसेस में आती नहीं हैं। तो इसलिए जो वास्तव में नेशनल इनकम है वो खुद ही बहुत अंडर एस्टिमेटेड रहता है। या कभी कभी अगर उसको आप ग्रीन जीडीपी की टर्म में डिफाइन करें तो हो सकता है कि ओवर एस्टिमेटेड हो। जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको हम कैलकुलेट ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ जो हमको मिल रहा है हम उसको जान पा रहे हैं। जैसे इस समय इस कोविड-19 के दौर में जिस तरह से ऑक्सीजन की मारामारी मची, तो इससे ये लगने लगा कि निश्चित रूप से हमारा जो पोल्यूशन का लेवल है, जो हमारी ग्रीनरी का लेवल है, जो हमारे पास फॉरेस्ट और ट्रीज़ का जो रेशियो होना चाहिए वो है बहुत डिस्टर्ब है। तो अब एक बहुत बड़ा ड्राइव पूरी दुनिया में शुरू हो गया है प्लांटेशन का और फॉरेस्ट को प्रिजर्व करने का आदि आदि। तो इसलिए पिगू कल्याण के नीति विषयक संबंध को स्पष्ट नहीं करता है। कल्याणवादी अर्थशास्त्र निश्चित रूप से आदर्शवादी अध्ययन है जिसमें मूल्य निर्णय तथा अंतर्वैयक्तिक तुलना की जाती है। इन धारणाओं को अपनी कल्याण धारणा के साथ संबंध न करने के कारण पिगू का कल्याण अर्थशास्त्र कल्याण के कारणों का वास्तविक अध्ययन नहीं करता है। इन त्रुटियों के कारण आधुनिक अर्थशास्त्री क्षतिपूरक सिद्धांत तथा सामाजिक कल्याण फलन की विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। सामाजिक एवं निजी लागतों और प्रतिफलों में विचलनों का कारण पिगू के अनुसार बाह्य मितव्ययताओं और अमितव्ययताओं के पाए जाने से निजी उत्पाद तथा सामाजिक उत्पाद में भिन्नता होती है, जिसके सामाजिक और निजी लागतों तथा लाभों में विचलन पाया जाता है। उत्पादन की बाह्य मितव्ययताएं जो एक्सटर्नल इकोनॉमीज़ हैं, उत्पादन की बाह्य मितव्ययताएं उस समय उत्पन्न होती हैं जब एक फर्म का प्रसार उद्योगों में अन्य फर्मों के लिए प्रशिक्षित श्रम, कच्चा माल आदि लागतें निजी दरों पर प्राप्त करना संभव बना देता है। इन सभी स्थितियों में सामाजिक सीमांत लाभ निजी सामाजिक लाभों से अधिक होते हैं और निजी लागतें सामाजिक लागतों से अधिक होती हैं। ऐसा इसलिए है कि प्रचार कर रही फर्म
न तो व्यय की गई लागतों और न ही प्रदान किए गए लाभों के लिए अन्य फर्मों से कुछ लेती है। बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट आप ये समझिए कि हम अपना पैसा रुपया लगा करके यहाँ कोई फर्म इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारी जो निजी लागत है वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप बहुत सारा स्कोप यहाँ ऐसा उत्पन्न हो जाता है हमारी कंपनी की वजह से। यहाँ लोग अब हमको रॉ मटेरियल देने के लिए काम शुरू कर देते हैं, यहाँ तमाम लोग नौकरी पा जाते हैं, हमारी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ तमाम छोटे मोटे और उद्योग लग जाते हैं, जबकि उनसे हम कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं। तो सामाजिक लागत बहुत कम है, लेकिन हमारी निजी लागत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने जब पहली बार यहाँ इस्टेब्लिश किया तो हमको बहुत कुछ लागत लगानी पड़ी, चाहे सड़क के रूप में हो, चाहे बिजली के रूप में हो, चाहे हमारी सुरक्षा को लेकर के हो, चाहे ट्रांसपोर्ट को लेकर के हो, चाहे कम्युनिकेशन को लेकर के हो। अब बाकी जो छोटे मोटे उद्योग लगेंगे, दुकानें खुलेंगी, ट्रेनिंग सेंटर्स खुलेंगे, गेस्ट हाउस खुलेगा, किराना की दुकान खुलेगी, उन सबको कोई लागत लगानी नहीं पड़ेगी। उत्पादन की बाह्य अमित व्ययताएं, ये सामाजिक लागतें हैं जिसके लिए फैक्ट्री इलाके के निवासियों के लिए क्षतिपूर्ति नहीं करती। जैसे कंपनी जब लग जाती है तो अब कंपनी लग गई तो उसने बहुत सारी ऐसी यहाँ कास्ट उत्पन्न की जिसके लिए वो समाज को पे नहीं करती, तथा निजी लाभ सामाजिक लाभ से अधिक होते हैं। जैसे आपसे बताएं कि कोई अगर मान लीजिए ईंट का भट्ठा लग गया कहीं, तो उसके आसपास जितने भी आम के पेड़ हैं, बगीचे हैं, वो सब आम खराब हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए भट्टा कंपनी किस गांव वालों को या उस भट्टे के मालिक को कुछ पे नहीं करता है। तो यहाँ जो उसका सामाजिक लाभ है वो कम है और निजी लाभ बहुत ज़्यादा है। उपभोग की बाह्य व्ययताएं, एक वस्तु या सेवा के उपभोग में वृद्धि जो दूसरे उपभोक्ताओं के उपभोग ढांचे और इच्छाओं पर अनुकूल प्रभाव डालती है, उपभोग की बाह्य व्ययता है। यह सामाजिक लाभ तथा निजी लाभ से अधिक है और सामाजिक लागत निजी लागत से कम। जैसे एक व्यक्ति टीवी सेट खरीदता है तो उससे पड़ोसियों की संतुष्टि बढ़ जाती है। अब देखो ये कहा गया कि एक आदमी कोई चीज़ कंज्यूम करे, अगर उसकी कंजम्पशन से दूसरे का भी कंजम्पशन बढ़ जाए और दूसरा भी उससे लाभान्वित हो तो उसे हम उपभोग की बाह्य व्ययता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने टीवी खरीदा और पड़ोस में किसी के पास टीवी नहीं थी, अब सब लोग समय से आकर के मेरे घर रामायण देखते हैं, तो यह उपभोग की व्ययता बढ़ गई। लेकिन यह बिल्कुल एकदम यह सब मान करके है कि एक आदर्श समाज है, यहाँ एक दूसरे के लिए लोग अच्छा सोचते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं, किसी के लिए किसी के मन में कोई ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है, किसी तरह कोई गला घोंट प्रतियोगिता नहीं है, तब ऐसा होगा। हम जब भी कोई उदाहरण लेते हैं तो आप ये जरूर मानकर चला करें कि हमारे दिमाग में यह बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से है कि हम आइडियल सिचुएशन को मानकर चलते हैं, या यूँ इकोनॉमिक्स के टर्म में कहें कि हम हमेशा परफेक्ट कंपटीशन पर फोकस करते हैं कि समाज हमेशा आदर्श स्थिति में है। यद्यपि ऐसा होता नहीं है। आपकी टीवी खरीदने से बाकी लोग टीवी देखने आप घर आएंगे या आपकी टीवी खरीदने से आपसे और अधिक चिढ़ने लगेंगे, यह तय कर पाना उतना आसान नहीं है। उपभोग की बाह्य अमित व्ययता, जब एक व्यक्ति के उपभोग से दूसरे उपभोक्ताओं के ढांचे में प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है तब उसे अमित व्ययताएं कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आप अपने घर में कार्यक्रम कर रहे हैं, आप तो अपना मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं, लेकिन इतना तेज आपने लाउड स्पीकर चला रखा है कि बगल के में जिन बच्चों की सुबह परीक्षा है वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो वो शोर निश्चित रूप से एक बाह्य अमित व्ययता का उदाहरण है। सार्वजनिक वस्तुएं, सामाजिक तथा निजी लागतों एवं लाभों में भिन्नताओं का एक कारण सार्वजनिक वस्तुएं भी होती हैं। बोमोल के अनुसार यह वह वस्तुएं हैं जिनका एक व्यक्ति द्वारा उपभोग किसी अन्य के लिए इसकी उपयोगिता कम नहीं करता। ये प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध होते हैं, चाहे वह इसके लिए भुगतान करे या न करे, अतः वे बहिष्कार नियम एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अधीन नहीं होते हैं। आप कहते हैं कि पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स इन विच केस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई।
हाँ, जैसे आपने उपभोग किया तो आपके उपभोग के बाद दूसरा उपभोग नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं है। पार्क में आप भी घूम रहे हैं, दूसरा भी घूम रहा है, स्ट्रीट लाइट जल रही है, आपको भी उतनी ही लग रही है, दूसरे को भी लग रही है। तो इस तरह की सुविधाएं जो है वो पब्लिक गुड्स हैं, अर्थात उनके मूल्य शून्य सीमांत लागत के अंतर्गत आते हैं। उपचारी उपाय, निजी तथा सामाजिक लागतों और लाभों में समानता लाने के लिए पीगू राज्य हस्तक्षेप को अनिवार्य बताता है। इसके लिए पीगू कर, छूट तथा अन्य सामाजिक नियंत्रणों के प्रयोग का सुझाव देता है। पीगू ऑप्टिमम वेलफेयर की प्राप्ति के लिए अर्थात आदर्श उत्पादन के लिए सामाजिक नियंत्रण को अनिवार्य बताता है। जैसे धुआं उत्पन्न करने वाली फैक्ट्री को वह सहायता देकर आवासीय परिधि से दूर ले जा सकती है। लाउड स्पीकरों का प्रयोग विशेष अवसरों पर सीमित रख करके शोर वॉल्यूम को कम किया जा सकता है। यदि बहिर्भाव विद्यमान हो तो पूर्ण प्रतियोगी बाजार एवं सामाजिक इष्टतम स्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि सामाजिक लागत अधिक है तब सरकार कर लगाकर निजी तथा सामाजिक लागतों के बीच समानता स्थापित कर सकती है। दूसरी तरफ यदि निजी लाभ सामाजिक लाभों से अधिक होते हैं तो धनात्मक बहिर्भाव है। ऐसी स्थिति में समाज को जितना उत्पादन चाहिए उससे कम होता है, अतः सरकार छूट देकर उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। इसके अलावा बहिर्भाव को समाप्त करने के लिए एकीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे एक ही क्षेत्र में तेल उत्पादन की कई फर्में लगाई जाती हैं तो उसे अधिक वर्माकरण, ड्रिलिंग तथा पंपिंग के होते हैं, जिससे उत्पादन की अमितव्ययताएँ होती हैं। फर्मों के विलयन से उत्पादन की अमितव्ययताएँ कम की जा सकती हैं। पीगू की आदर्श उत्पाद की धारणा, पीगू की आदर्श उत्पाद की धारणा आर्थिक प्रणाली के इष्टतम कल्याण से संबंध रखती है। पीगू के अनुसार जब सभी साधनों की सीमांत सामाजिक उत्पाद का मूल्य सभी संभव प्रयोगों में समान हो तो राष्ट्रीय लाभांश अधिकतम हो जाते हैं। यदि पूर्ण प्रतियोगिता है तब वह अपने चुनाव अधिकतम होगी। यदि ऐसा नहीं है तब बहिर्भाव के अंतरीकरण के लिए सरकार कर और छूट का प्रयोग कर सकती है। प्रोफेसर बोमोल ने पीगू के आदर्श उत्पाद की धारणा को परेटो के समस्त संतुलनों से संबंधित किया जो निम्नलिखित मान्यताओं पर आधारित है। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता, समाज में वस्तुओं का अनुपम वितरण, रुचि और प्रौद्योगिकी स्थिर रहती है, उत्पादन तथा उपभोग में कोई बाह्यताएँ नहीं पाई जाती हैं, सामुदायिक तटस्थता वक्र एक दूसरे को काट नहीं सकते हैं, अर्थव्यवस्था में केवल दो वस्तुएं एक्स और वाई का उत्पादन होता है। बोमोल ने आरेख की सहायता से यह व्यक्त किया कि समाज जिस तरह से आदर्श बिंदु पर पहुंचता है। आप देखें इस चित्र में ट्रांसफॉर्मेशन वक्र है, जिसको आप रूपांतरण वक्र कहते हैं, जिसको आप उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं, जिसको आप अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व कहते हैं, और कीमत रेखा है P0 और सामुदायिक तटस्थता वक्र है I1, I2, I3। ये जो रूपांतरण वक्र है, ये ट्रांसफॉर्मेशन वक्र क्यों है? वो इसलिए है कि ये रिसोर्सेज को प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। बहुत आसानी से याद रखने के लिए कि आखिर उसी को हम उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं, उसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन वक्र भी कहते हैं, उसी को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व भी कहते हैं। तो क्यों? ट्रांसफॉर्मेशन वक्र आसानी से याद रखिए कि रिसोर्सेज को यह प्रोडक्ट में ट्रांसफॉर्म करता है। तो सारे रिसोर्सेज अगर आप काम पर लगा देते हैं तो जो वाई प्रोडक्ट है, जिसको आपने वाई एक्सिस पर दिखाया है, वह अधिकतम OY आप उत्पन्न कर सकते हैं। इसी तरह अगर सारे रिसोर्सेज वट एवर यू हैव, इफ़ यू एम्प्लॉय देम टू प्रोड्यूस X कमोडिटी, यू कैन प्रोड्यूस मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ X दैट विल बी इक्वल टू OX। ठीक है, तो जो ये आपका वक्र है Y और X एक्सिस से जुड़ा हुआ है, यह अधिकतम Y और अधिकतम X की मात्रा को बताता है, जिसे आप उत्पन्न कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आप कीमत रेखा जो
दी हुई है P0 है, तो ई बिंदु पर उत्पादन करते हैं। तो यहाँ क्या है कि अगर आप y का उत्पादन घटा रहे हैं तो आपको x का उत्पादन बढ़ा हुआ मिलेगा, अगर x का उत्पादन घटा रहे हैं तो y का उत्पादन बढ़ा हुआ मिलेगा। तो निश्चित मात्रा में x का उत्पादन करने के लिए आपको y की कुछ मात्रा छोड़नी पड़ती है, तो जो छोड़नी पड़ेगी वही x के लिए अपॉर्चुनिटी कास्ट हो जाएगी। इसलिए इस वक्र को हम अपॉर्चुनिटी कास्ट कर्व भी कहते हैं। तो और इसी को अधिकतम संभावना क्या है उत्पन्न होने की, चूँकि उसको भी बताता है कि y की दिस मैक्सिमम क्वांटिटी यू कैन प्रोड्यूस, इसलिए इसे हम उत्पादन संभावना वक्र भी कहते हैं। तो यह वक्र जो आपके सामने बना हुआ है, यह मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन MRT एक्स वाई के बीच व्यक्त करता है, तथा MRS एक्स वाई आपने देखा है कि जो तटस्थता वक्र होता है वह x तथा y के बीच सीमांत प्रतिस्थापन की दर व्यक्त करता है। अर्थात यह बताता है कि x की एक अगली इकाई उपभोग करने के लिए y की कितनी इकाइयाँ आप छोड़ने के लिए तैयार है। तो इक्विलिब्रियम वहाँ होता है जहाँ मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स वाई ये सब बराबर हैं मार्जिनल रेट ऑफ बराबर है प्राइस ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ वाई के। तो ये सब ई बिंदु पर बराबर हो रहे हैं, अतः यहाँ यह ऑप्टिमम सिचुएशन होगी। वास्तव में ई बिंदु पर प्रदर्शित प्रतियोगिता ही मूलक बिंदु ई है जो परिटियम बिंदु है। आदर्श वक्र उस बिंदु पर स्थापित होता है जहाँ पर रूपांतरण वक्र, अनधिमान वक्र तथा कीमत रेखा एक दूसरे को स्पर्श करें, परंतु बहिर्भाव के अभाव में ही सफल हों कि प्रतियोगिता मूलक तथा आदर्श उत्पाद की स्थिति एक ही हो, परंतु बहिर्भाव के प्रस्तुत होने पर सीमांत निजी लागत और सीमांत सामाजिक लागत भिन्न हो जाएंगे, अर्थात रूपांतरण वक्र और कीमत रेखा स्पर्श नहीं करेंगे। पिगू के भांति बोमोल भी ये सुझाव देता है कि करों तथा छूट के द्वारा बाह्य प्रभाव ठीक किए जा सकते हैं और आदर्श उत्पन्न किए जा सकते हैं। यदि उत्पादन आदर्श उत्पाद से अधिक है तो कर लगाकर घटाया जा सकता है, और यदि आदर्श उत्पादन से कम है तो छूट देकर उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि आदर्श उत्पादन का मतलब वो होता है जो लेवल ऑफ आउटपुट इज रिक्वायर्ड फॉर द सोसाइटी, जो जैसे यहाँ ई बिंदु पर जो उत्पादन है वह अनुकूलतम है। अगर ई के नीचे हो जाता है उत्पादन तो उसे ई तक ले जाने के लिए सरकार छूट दे सकती है। अगर उत्पादन ई से ऊपर चला जाता है तो सरकार टैक्स लगा के उत्पादन को नीचे ई पर ला सकती है। तो इस तरह से करारोपण और सब्सिडी के द्वारा थ्रू टैक्स एंड सब्सिडी गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश द ऑप्टिमम पोजीशन। तो यह कुछ सामान्य बातें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में हैं। हम लोग दूसरे लेक्चर में इसके अगले भाग का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।